हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्विगी और जोमेटो का यूज़ हम सब लोग करते हैं ऑनलाइन फूड ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, या फिर हम सब में से ज़्यादातर लोगों ने स्विगी और जोमेटो का नाम सुना होगा या इनकी सर्विसेज कभी ना कभी यूज़ कर रही होगी। दोस्तों, जोमेटो तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट भी हो चुका है, और जब ये लिस्ट हुआ था तो पहले ही दिन इसका मार्केट वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। स्विगी का मार्केट वैल्यूएशन भी हजारों करोड़ में है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन फूड ऑर्डर डिलीवरी कंपनीज का बिजनेस मॉडल क्या है, आखिर क्यों इन्वेस्टर अपने हजारों करोड़ रुपए इनमें लगा रहे हैं, कैसे ये बिजनेस आगे बढ़ सकता है या कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जोमेटो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, तो क्या इस लेवल पे हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्विगी और जोमेटो पे अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि ये कंपनियां डिस्काउंट काफ़ी देती है। 10%, 20%, 40%, इवन 50% तक भी डिस्काउंट जाता है। तो अगर मैं आपसे ज़्यादातर लोगों से पूछूं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, तो आप बोलेंगे, अरे रजत, इधर आओ, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, हम बताते हैं। देखो क्या है, इसमें बहुत सारे लोगों ने हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो उन इन्वेस्टर्स का पैसा बर्न किया जा रहा है सो दैट आपको वो डिस्काउंट दे सके। चलो ठीक है, पार्शियली इट इज करेक्ट, बट इट इज नॉट 100% करेक्ट। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ये 10%, 20% या इवन 50% तक डिस्काउंट स्विगी या जोमेटो देते कैसे हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्विगी या जोमेटो पे किसी रेस्टोरेंट के डिश का जो प्राइस होता है वो उसके नॉर्मल प्राइस से, मतलब जो प्राइस अगर आप रेस्टोरेंट में जाते तो आपको मिलता, उससे 10-15% ज़्यादा ही होता है, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में रेस्टोरेंट वाले उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो एक सोर्स तो ये हो गया जहाँ से वो आपको आराम से 10-20% डिस्काउंट दे सकते हैं। दूसरा सोर्स है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट ओनर से बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि तुम्हें रेस्टोरेंट में बैठा के खाना खिलाने में ज़्यादा कॉस्ट आती है या फिर तुम्हारे फूड की डिलीवरी कोई घर पे कर दे तो ज़्यादा कॉस्ट आती, तो वो आपको यही जवाब देगा कि रेस्टोरेंट में कस्टमर को बैठा के खिलाने में ज़्यादा कॉस्ट आती, क्योंकि एक वेटर ऑक्यूपाइड हो जाता है उसको सर्विस देने के लिए, एक टेबल ऑक्यूपाइड हो जाता है उतने टाइम के लिए, उस टाइम में आधे घंटे में या 1 घंटे में या 2 घंटे में, जैसा भी रेस्टोरेंट का टाइम है, उस टेबल को कोई और यूज़ नहीं कर सकता। और बर्तन बहुत सारे धोने पड़ते हैं। देन सारा प्रॉपर बिल का ये वो सारी सर्विस देनी पड़ती है। ओके, कस्टमर को बिल दो, फिंगर बाउल दो, ये वो सब, तो सारी सर्विस देनी पड़ती। तो इन सब झंझट से बेहतर है कि मेरा सामान बिकता रहे और ऑनलाइन डिलीवरी में कस्टमर के घर पे पहुंच जाए, वो मेरे को प्रॉफिटेबल है। तो अगर डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है, तो वो 10-20% डिस्काउंट वैसे ही दे सकता है। तो ये दो रीज़न हो गए कि कैसे आपको डिस्काउंट मिलता है। तीसरा, ऑब्वियसली उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट देना है तो फिर इन्वेस्टर का कैश तो है ही आपके पास बंद करने के लिए, तो वो थोड़ा बहुत बंद किया जा सकता है। तो ये जो डिस्काउंट है क्या है, 10-20%, 50%, इसका 100% लोड इन्वेस्टर्स पे नहीं जाता है। दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतना डिस्काउंट 10%, 20%, 50% आपको दिया क्यों जा रहा है। तो अगेन, आप में से ज़्यादातर लोगों से मैं पूछूं तो बोलेंगे, अरे रजत, अरे इधर आओ, अरे तेरे को कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ, मैं बैठा हूँ ना, मैं बताता हूँ। देखो क्या है, इतना डिस्काउंट दे के आपको उसने आदत लगा दी, तो अब होगा क्या, आपको जोमेटो की आदत पड़ गई है, आपका फेवरेट रेस्टोरेंट भी वहाँ पे है, बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए वहाँ पे हैं। तो होगा क्या, फ्यूचर में अगर वो अपने प्राइसेस बढ़ा भी देता है, डिस्काउंट बंद कर देता है, या फिर आपसे हर एक ऑर्डर पे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये डिलीवरी चार्जेस भी मांगता है, तो भी आप उसी से ऑर्डर करोगे क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ गई। लेकिन दोस्तों, हम इंडियंस हैं, जरा हम अपने बिहेवियर को देखते हैं। दोस्तों, लेट्स से आपके घर के पास में कोई भी सामान है, वो आपको 120 रुपये में मिल रहा है, लेट्स से। बट आपको ये भी पता है कि 4 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर दूर वहाँ पे वो डी मार्ट का स्टोर है या कोई और सुपर मार्केट है, वहाँ पे यही सामान मुझे 80 रुपये में या 90 रुपये में मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो उस सामान को वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, वो कहेंगे, अरे जब डी मार्ट जाऊँगा तो तब ले लूँगा, जल्दी क्या है।
या फिर कहीं तो और भी महान हो गया, नहीं नहीं मैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेट्रोल जला के वहाँ पे जाऊँगा, वो 20-50 रुपए का जो डिफरेंस है वो मैं पेट्रोल में फूक दूंगा, लेकिन वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर जाके उस डीमार्ट से मैं सस्ते में लूँगा। तो ये तो हमारा होता है बिहेवियर। अब आपको क्या लगता है वो इन्वेस्टर बेवकूफ़ है, दे आर फूल्स, उनको ये बिहेवियर पता नहीं है? दोस्तों दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेल इन्फॉर्म पीपल। उनको पता है कि अगर हमने फूड के प्राइसेस बढ़ाए या डिलीवरी प्राइसेस बढ़ाए तो ये मॉडल ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद ऑनलाइन ऑर्डर करना ही बंद कर दें, कुछ ऐसे होंगे जो अपनी फ्रिक्वेंसी को कम कर दें, लेट्स से महीने में 4 बार 3 बार ऑर्डर कर दें तो एक बार ही करें, 2 बार ही करें। और कुछ ऐसे लॉयल कस्टमर ज़रूर होंगे जो चाहे किसी भी प्राइस से मिल जाए बट उनका वो कंफर्ट है तो वो ऑनलाइन फूड ही ऑर्डर करें। तो इस सारे बिजनेस मॉडल में डाउट रहता है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस रहते हैं। तो उनको पता है कि ये बिजनेस मॉडल सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, इट इज़ डाउटफुल। तो ये तो एक्चुअल बिजनेस मॉडल नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों अभी तक आपको जोमेटो का बेसिक बिजनेस और कुछ दूसरे फैक्ट्स समझ में आ गए होंगे, तो अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल बिजनेस मॉडल है क्या। तो बिजनेस मॉडल का सबसे पहला सेगमेंट है फूड डिलीवरी सर्विस। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, बेसिकली दो तरह से डिस्काउंट होता है। एक तो जो 100 रुपये की डिश थी रेस्टोरेंट में, वो जोमेटो पे वैसा ही 120 से 130 की, तो 20-30 रुपये तो वहाँ से मिल गए। दूसरा, रेस्टोरेंट से आप डिलीवरी ज़्यादा ले रहे हो तो रेस्टोरेंट वाला भी आपको आराम से 10-20% डिस्काउंट दे देता है, तो एक वो डिस्काउंट होता है। तो इन दोनों को अगर मिला लें तो पर ऑर्डर जोमेटो को थोड़ा बहुत ही लॉस होता है, उतना ज़्यादा 30% 40% का लॉस नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं। अगर आप नेट पे इसके फाइनेंशियल फिगर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि पर ऑर्डर इनको कितना लॉस होता है। तो ये लॉस तो चलो ठीक है, हमने समझ लिया, इट इज़ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो वो अपना कस्टमर बेस बढ़ा रहा है, ये पैसे वहाँ पे बर्न होता है। एक्चुअली इन्वेस्टर का जो पैसा है वो यहाँ पे बर्न नहीं होता है। तो एक्चुअली जो इन्वेस्टर का पैसा है वो कहाँ बर्न होता है, वो बर्न होता है जोमेटो के दूसरे खर्चे में। लाइक सबसे पहला खर्चा, जोमेटो या स्विगी के पास डिलीवरी बॉयज़ बहुत हैं, और अगर आप किसी डिलीवरी बॉय से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका पे स्केल भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर वो किसी और नॉर्मल फैक्ट्री में काम कर रहा होता या किसी दूसरे स्टोर में काम करता होता तो शायद उसको 10,000 12,000 15,000 मिलते हैं, बट जोमेटो की सैलरीज कंपेरेटिवली ज़्यादा है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी एरिया पे, बट कंपेरेटिवली इनकी सैलरी ज़्यादा है। और जोमेटो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी बॉय रखे, उन्हें ज़्यादा पैसे दें, सो दैट वो टाइम पे डिलीवरी करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, और सो दैट उससे यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। अगर आप फूड ऑर्डर कर रहे हैं और आपको 1-1.5 घंटे तक डिलीवरी मिले ही नहीं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होगा, जोमेटो की इमेज ख़राब होगी। तो उस इमेज को बचाने के लिए और कस्टमर रिटेंशन के लिए वो अपने डिलीवरी बॉयज़ को थोड़ा सा ज़्यादा पेमेंट करता है, सो दैट दे आर एनर्जाइज एंड दे आर विलिंग टू गिव देयर 100%। तो यहाँ पे कैश बर्न होता है। उसके अलावा कैश बर्न होता है, उनका ऐप है उसको मेंटेन करना होता है, उसके लिए उनके पास टीम है। देन उनके पास डेटा बहुत सारा है कस्टमर्स का, उसको मेंटेन करने के लिए उनको सर्वर चाहिए या बाकी जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉस्ट है। देन उसके अलावा उनको कैश बर्न करना पड़ता है उनकी R&D पे, रिसर्च पे, कि कैसे ऐप को अच्छा बनाया जा सकता है, यूज़र एक्सपीरियंस कैसे अच्छा किया जा सकता है, डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, सप्लाई चेन है वो कैसे ठीक किया जा सकता है। तो उन सब ऑपरेशनल वर्क्स में उनका अच्छा खासा कैश बर्न होता है। दोस्तों फूड डिलीवरी सर्विस से जोमेटो ने कस्टमर एक्विजिशन किया है, कस्टमर का डेटा उसके पास काफ़ी है, एंड जो इसके R&D कॉस्ट है, जो इसकी ऑपरेशन कॉस्ट है, वहाँ पे उसने काफ़ी कैश भी बर्न किया है। तो आखिर ये इतना कैश बर्न क्यों किया जा रहा है? कस्टमर इसके पास है, कस्टमर का डेटा भी इसके पास है, आखिर उससे किया जाएगा? तो वहाँ आता है बिजनेस मॉडल का नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एडवर्टाइजमेंट एंड प्रायोरिटी लिस्टिंग। तो दोस्तों जोमेटो के पास कस्टमर्स बहुत है, कस्टमर बेस बहुत बड़ा है और उसके पास डेटा भी बहुत है। तो वो जाके रेस्टोरेंट ओनर्स को बोल सकता है कि आप अपना ऐड जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे चलाइए, या फिर आप प्रायोरिटी लिस्टिंग के लिए हमें पैसे दीजिए, सो दैट आपका रेस्टोरेंट ऊपर आ सके। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई रेस्टोरेंट है जिसकी बिरयानी बहुत अच्छी है,
अब रेस्टोरेंट चाहता है कि जोमेटो पे अगर कोई भी सर्च करे बिरयानी, तो उसका रेस्टोरेंट काफ़ी ऊपर आना चाहिए सो दैट उसकी सेल बढ़ जाए। तो वो उसके लिए प्रायोरिटी लिस्टिंग के लिए उसको पैसे दे सकता है। बिरयानी का एग्जांपल ये है, कोई भी और डिश हो सकती है या किसी भी तरह से प्रायोरिटी लिस्टिंग हो जाए, उसके लिए वो उसको पैसे दे सकता है। दूसरा तरीका, वो बहुत सारे रेस्टोरेंट के नाम के बीच में अपना ऐड चला सकता है। रेस्टोरेंट चाहे पुराना है या नया है, बट वो अपना ऐड चला सकता है। तो उसके लिए जोमेटो रेस्टोरेंट से पैसे ले रहा होगा या शायद फ्यूचर में ले सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज पॉसिबिलिटी। तो ऐसा करके वो पैसे कमा सकता है। अब रेस्टोरेंट एडवर्टाइजमेंट देना क्यों चाहेंगे, प्रायोरिटी लिस्टिंग के लिए भी क्यों पैसे देंगे? दोस्तों इसका रीज़न है, एक रेस्टोरेंट है, लेट्स से उसका टोटल बिजनेस 100 रुपये का होता है, बट 50 रुपये का या 60 रुपये का बिजनेस तो उसका स्विगी या जोमेटो से ही आ रहा है। तो फिर वो रेस्टोरेंट क्या करेगा, ऐड भी देना चाहेगा और प्रायोरिटी लिस्टिंग के भी पैसे देगा, क्योंकि ही इज डिपेंडेंट ऑन दीज एप्स स्विगी और जोमेटो। तो उसका मेन बिजनेस ही वहां से आता है, तो वो पैसे देगा, उसको देने पड़ेंगे। क्योंकि एक बार स्विगी और जोमेटो पे आपका इतना नाम हो गया तो लोग आपको वहीं पे सर्च करेंगे, डायरेक्टली आपको लोग कॉल वगैरह कम करेंगे। तो अगर ज़्यादा बिजनेस वहां से आ रहा है तो वो पैसे भी खर्च करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट बिजनेस मॉडल का पॉइंट है, दैट इज कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों जोमेटो के पास कस्टमर बहुत है, जोमेटो के पास डेटा बहुत है। जोमेटो को ये अच्छी तरह पता है कि कौन से सिटी में, कौन से एरिया में कौन सी डिश ज़्यादा बिकती है, कौन से रेस्टोरेंट की ज़्यादा बिकती है और किस प्राइस पे बिकती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली है, तो जोमेटो को पता है कि दिल्ली में छोले भटूरे बहुत चलते हैं, और उसको ये भी पता है कि हाँ, इस एरिया में अगर 100 रुपए के छोले भटूरे बेच दो तो चलते हैं, और ये एरिया है जहाँ पे 80 रुपए के भी अगर बेचना चाहोगे तो नहीं चलेगा, मतलब उससे भी कम प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा। ऐसे ही आप किसी भी डिश का एग्जांपल ले लीजिए, उसको अच्छी तरह पता है कौन सी डिश कौन से एरिया में कौन से सिटी में किस प्राइस पे बिकती है और किस टाइम पे बिकती है, उसको ये भी पता है। तो अगर आप कोई रेस्टोरेंट ओनर है, आप नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग सेटअप का एक्सपांशन करना चाहते हैं, तो जोमेटो आपको एक बहुत ही प्रॉपर कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। वो आपको एरिया के हिसाब से बता सकता है, आपको बता सकते हैं कि कौन से एरिया में आपको रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, कौन कौन सी डिश रखनी चाहिए। रेस्टोरेंट चाइनीज़ होना चाहिए, इटालियन होना चाहिए या नॉर्थ इंडियन होना चाहिए, कौन कौन सी डिश रखोगे, किस प्राइस पे रखोगे। और बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है बाबीक्यू का, जिसमें टाइमिंग के हिसाब से भी प्राइसिंग अलग अलग होता है। तो जोमेटो आपको ये भी बता सकता है कि इस टाइम पे ये प्राइस ठीक है और इस टाइम पे ये प्राइस ठीक नहीं है। तो ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करके भी जोमेटो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। So दोस्तों, this was all about business model of Zomato. Now to cut long story in short, let me tell you, ये जो इन्वेस्टर इतने पैसे इसको दे रहे हैं, इतने पैसे इसमें बर्न कर रहे हैं, इसका मेन रीज़न ये नहीं है कि ये डिस्काउंट दे रहा है और आपको सस्ते में खाना डिलीवर कर रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि जोमेटो ने बहुत सारे कस्टमर्स एक्वायर किए हैं और उसके पास डेटा बहुत सारा है, और आप जानते हैं आज के ज़माने में जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनती है। तो इन कस्टमर से और इस डेटा से जोमेटो बहुत सारे काम कर सकता है। तो बेसिकली ये जो इन्वेस्टर्स है, ये उस कस्टमर एक्विजिशन के लिए, उस डेटा के लिए इसमें पैसे लगा रहे हैं। उनको पता है कि अगर जनता इनके पास है तो ये बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसीलिए इसमें इतने पैसे लगाए जा रहे हैं और इनका वैल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि जोमेटो तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बट ये स्टॉक लगातार गिर रहा है। अपने लिस्टिंग के बाद में इसका जो लाइफ टाइम हाई था दैट वाज 169 रुपीज़, और अभी इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली ये 90 से 100 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो आखिर ये इतना गिर क्यों गया, उसका रीज़न जानते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक की गिरने के पीछे एक ही वजह है, दैट इज़ लिक्विडिटी। इसके ऊपर आने की वजह भी लिक्विडिटी थी, इसलिए इसके गिरने की वजह भी लिक्विडिटी है। देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है दैट इज़ फेड, वहाँ पे जब वो इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम रखता है तो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाती है। पिछले 1.5-2 सालों से उन्होंने इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर रखी थी, तो वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत थी, और वही पैसा पूरे दुनिया के शेयर मार्केट्स में गया है, गोल्ड में भी गया है, बॉन्ड्स में भी गया है, सब जगह गया है, इवन क्रिप्टो में भी गया है।
तो ये जो स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर आ रहा था, इतना भाग रहा था, पागलों की तरह भाग रहा था, ये सारा बवाल उसी पैसे ने बचाया हुआ है। और अब जो फेड की लास्ट मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने हिंट दिया है कि दे विल स्टार्ट टेपरिंग, मतलब वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे होगा क्या, यूएस में लिक्विडिटी हो जाएगी कम, जो एकदम इजी मनी अवेलेबल था वो रहेगा नहीं। तो इसीलिए वो लोग अब क्या कर रहे हैं, दुनिया भर के मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। अभी जो ये ब्लड बाथ हुआ है इंडियन मार्केट में और दुनिया भर के मार्केट्स में हुआ है, खाली इंडियन मार्केट में नहीं हुआ है। तो इस ब्लड बाथ का रीज़न वही है कि वहाँ से पैसे निकल रहा है। और दूसरा, जो आपका बजट है उसमें भी थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है, तो इतने बड़े इवेंट से पहले लोग ज़्यादा रिस्क लेते नहीं, अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो जोमेटो का भी यही रीज़न है, जब पूरे मार्केट में ही डाउनफॉल है तो वहाँ से भी पैसे निकल रहे हैं। अब आप बोलोगे कि जोमेटो या पेटीएम से, इन नए नए जो ये लिस्ट हुए हैं, जो लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, ये लिस्ट हुई, यहीं से पैसा क्यों निकल रहा है दोस्तों? क्योंकि ये ऑलरेडी ओवर वैल्यूशन पे थे। अगर आपको याद है, जब जोमेटो का आईपीओ आया था, इन्होंने अपना स्टॉक 76 रुपये पे ऑफर किया था। तो क्या कंपनी बेवकूफ़ है? वो क्यों 76 रुपये पे अपना शेयर ऑफर कर रही थी? आईपीओ में 150 रुपये 200 रुपये नहीं मांग सकते थे? मार्केट में उसका स्टॉक तो 169 तक गया है ना, क्या वो उस वक्त 150 रुपये या 170 रुपये नहीं मांग सकते थे? दोस्तों बिल्कुल, कंपनी इज इंटेलिजेंट, उसको ऑलरेडी पता है कि 76 रुपये भी पर शेयर के हम इससे ज़्यादा मांग रहे हैं, इट इज़ ऑलरेडी ओवर वैल्यूड। तो 76 पे भी आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पहले दिन ही काफ़ी अच्छा रिटर्न बना, पहले दिन ही कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो गया। रीज़न भी, लिक्विडिटी बहुत है मार्केट में, पैसे बहुत है, तो वो इस स्टॉक के अंदर भी आए हैं। बट अब जब लिक्विडिटी कम हो रही है, फेड टेपरिंग स्टार्ट कर रहा है, तो पैसे यहाँ से निकल रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा स्टेबल स्टॉक्स है, जो थोड़ी सी अच्छी कंपनियां हैं, दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स देम। क्योंकि किसी रिलायंस पे, इन्फोसिस पे या टीसीएस पे भरोसा करना आसान है, रेदर देन जोमेटो या फिर पेटीएम, जिनका सबको पता है कि 2 या 3 साल तक प्रॉफिटेबल होने का कोई चांस नहीं। तो इसलिए यही रीज़न है कि यहाँ से पैसा निकल रहा है और इसीलिए ये स्टॉक गिर रहा है। अब डिस्कस करते हैं कि जोमेटो पे क्या इस लेवल पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, जोमेटो की कहानी ये, जैसा कि मैंने पहले बताया, जोमेटो है या पेटीएम भी ले लो, एक ही बात है, दे बोथ आर लॉस मेकिंग। इनको अभी मार्केट में साबित करना बाकी है कि हाँ, इनमें दम है, ये लंबे टाइम तक टिक सकते हैं। दे आर ऑलरेडी न्यू। इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल में, जैसे कि हमने अभी जोमेटो को डिस्कस किया, इनके पास एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा ऐसे एसेट्स नहीं होते, कोई बहुत ज़्यादा लैंड है इनके पास, या फैक्ट्रीज है, या और कुछ इनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। तो इनके वैल्यूशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ऊपर से ये लोग लॉस मेकिंग भी है, तो आप इनका वैल्यूशन कैसे करोगे? अब ये तो बोल नहीं सकते ओके जोमेटो के पास इतने कस्टमर हैं, इतने कस्टमर इनटू दिस, तो ये इसकी रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो ये सब तरीके डिफ़िकल्ट है, इनका वैल्यूशन करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो, उसके लिए भी इनको वैल्यू करना बहुत प्रॉब्लम है कि ये अपने सही वैल्यू पे है या नहीं है। तो इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना किन के लिए सजेस्टेबल है? जो एक्चुअली एक गैम्बल लेना चाहते हैं कि हाँ, थोड़े से पैसे हैं, मैं यहाँ रिस्क पे डाल सकता हूँ। इन जोमेटो के पास या पेटीएम के पास, इनके पास डेटा है, कस्टमर है, इनका नाम काफ़ी अच्छा है। अभी ये लॉस मेकिंग है, लेकिन शायद 2-3 साल बाद ये प्रॉफिट में आए और मे बी एक मल्टी बैगर बने। तो जो वैसा रिस्क ले सकते हैं, जिनके पास एक्चुअली उतना पेशेंस है, वो इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, तो मैं अभी इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा इसके चार्ट पे प्रॉपर सिग्नल आए, ये एक्चुअली अपनी स्ट्रेंथ प्रूफ करे। एक बार प्रूफ हो गया है कि हाँ, इसमें दम है, तो फिर मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस किया है, जो इसकी गिरने का रीज़न बताया है, और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज के लिए, फाइनेंशियल नॉलेज के लिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो। थैंक यू।